हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशंस का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट्स में हमने प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आपसे। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर क्वेश्चंस जो उनसे काफ़ी सिमिलर है, यानी वो कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन से नहीं, कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता है, इसका मतलब है आपको क्वेश्चंस, आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर कितने भी टाइप के और किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएं, आपसे इजीली बन जाएंगे। चाहे वो स्पॉटिंग द एरर्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या फिर आपको बताना हो दिए हुए प्रीपोजिशन में से कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, क्या वो सही है या फिर उसकी जगह आप कोई और प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हो। तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं, राइट। सो आपको मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे रखना है। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्या पूछा गया है, किस लिए पूछा गया और किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, ये 3 चीज़ें आपको पता हो और आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपके साथ शेयर किए हुए हैं उनको भी याद रखना है, राइट। और जितने भी बेसिक रूल्स हैं प्रीपोजिशन से उनको भी याद रखना है। जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए गए उन्हें अच्छे से करना है और हर पार्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करना है। उसके साथ जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है उसको रिवाइज करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने देखा है, सेम कॉन्सेप्ट बस रिपीट होता है। चाहे वो एरर में ना हो तो वो फिल इन द ब्लैंक्स में होता है, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह एरर में होता है, तो कॉन्सेप्ट आपके से जो पूछे जाते हैं वो रिपीट होता है। तो इस पार्ट की हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, राइट। मैनी एनिमल्स आर कैपेबल फॉर परसीविंग, राइट, एंड इम्पैंडिंग, राइट, इम्पैंडिंग नेचुरल इवेंट सच एज एन अर्थक्वेक और अ सुनामी। देखो, ये आपको मैं बता देता हूँ, फैक्ट भी है कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो सुनामी और अर्थक्वेक को पहले ही परसीव कर लेते हैं। यानी कहाँ पर सुनामी हिट होगी या पर कहाँ पर अर्थक्वेक आएगा, उससे पहले ही काफ़ी सारे एनिमल्स जो होते हैं वो उनको परसीव कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं और उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। तो देखा होगा, कोई भी नेचुरल ट्रेजेडी होती है, चाहे वो सुनामी हो या हमारी अर्थक्वेक से रिलेटेड हो, वहाँ एनिमल्स का मोर्टेलिटी रेट कम होता है। लेकिन अब हमें कॉन्सेप्ट की बात करनी है। तो कैपेबल के साथ हमारे साथ क्या प्रीपोजिशन होगा? जब आप किसी चीज़ को करने में सक्षम हैं, यानी कैपेबल हैं, तो कैपेबल के साथ फोर नहीं आता है, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। सो कैपेबल ऑफ परसीविंग एंड इम्पेंडिंग नेचुरल इवेंट्स, राइट। ए इज द राइट आंसर। ए में एरर है, कैपेबल के साथ ऑफ लगेगा, फोर की जगह यहाँ पर क्या होगा? ऑफ होगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। He was hard down for money and was being harassed by his creditor. राइट, तो उसको राइट, ही वॉज हार्ड डाउन, तो हार्ड डाउन नहीं होता है, हार्ड अप होगा। हार्ड अप फॉर मनी एंड वॉज बींग हरेस्ड, किसके द्वारा उसको हरेस्ट किया गया? क्रेडिटर्स के द्वारा, जिसने उसको लोन दिया था या फिर क्रेडिट पे पैसे दिए थे। सो बी पार्ट में एरर है, हार्ड डाउन की जगह हार्ड अप होगा। Now, question number 3. All the doctors were puzzled on the strange symptoms reported by the patient. No error. देखिए, all the doctors were puzzled. बहुत सारे डॉक्टर्स किस बात को लेकर puzzled हो गए थे या किस बात को लेकर confused हो गए थे? जो strange symptoms रिपोर्ट किए गए हैं पेशेंट से, यानी किसी पेशेंट से उनको स्ट्रेंज सिम्टम्स मिले, उसको लेके वो पजल्ड हो गए। तो पजल्ड मतलब है कंफ्यूज्ड, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर क्या करे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करे। तो पजल्ड ऑन नहीं होता है, पजल्ड के साथ होता है एट। तो याद रखेंगे, पजल्ड एट, नॉट ऑन। तो दैट ऑल द डॉक्टर्स वर पजल्ड एट द स्ट्रेंज सिम्टम्स रिपोर्टेड बाय द पेशेंट। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Of all the men known to me, none is less inclined than he is to think ill to others. देखिए, all the men known to me, जितने भी सारे लोग हैं जो उसे जानते हैं, known to me, none is less inclined than he is think ill. Ill to others नहीं होता, ill of others होता है, right? So D part में error है, इसको आप ठीक करेंगे। Now, I am grateful to you and all your friends by extending the required help in my आवर ऑफ नीड, राइट। तो वो बोल रहा है कि मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ, यानी आपने और आपके दोस्तों ने जो मदद करी है, जो मदद आगे करी है मेरी ज़रूरत के समय पे, तो उसके लिए बता रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स बाय एक्सटेंडिंग, नहीं होगा, फॉर एक्सटेंडिंग द रिक्वायर्ड हेल्प, राइट। सो राइट आंसर जो होगा सी में एरर है, बाय एक्सटेंडिंग नहीं, फॉर एक्सटेंडिंग द रिक्वायर्ड हेल्प।
राइट, सो सी में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर are mapping India's solar hotspots where round the year sunlight make it viable of companies to set up a solar power plants, no error। तो जो रिसर्चर्स है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस के, वो मैप कर रहे हैं कि इंडिया के ऐसे कौन से एरिया है जिसको हम सोलर हॉट स्पॉट्स बोल सकते हैं, जहाँ पर कंपनीज जो हैं सोलर पावर प्लांट्स बना सकती हैं। उससे क्या होगा कि ऐसे एरियाज से उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी पावर की, राइट। तो आपको बताना है, तो सनलाइट्स मेक इट वायबल ऑफ कंपनीज नहीं, मेक इट वायबल फॉर कंपनीज होता है, राइट, वायबल फॉर। तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, तो जो आपको ये बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है या फिर मैं कहूँ हाईलाइटेड जो वर्ड्स दिख रहे हैं, इनको आपको बताना है क्या यहाँ पर ये ठीक यूज़ हुए हैं या फिर इनका रिप्लेसमेंट हो सकता है दिए हुए ऑप्शंस में से। अ मास्टर शुड नेवर इम्पोज हिज सर्वेंट्स टू मच वर्क। तो बोला गया कि जो मास्टर है उसको इम्पोज नहीं करना चाहिए अपने सर्वेंट्स को ज़्यादा काम, टू मच वर्क, राइट। इम्पोज अब बताना है आपको, हिज सर्वेंट्स विद टू मच वर्क, टू मच वर्क ऑन हिज सर्वेंट होगा, राइट। टू मच वर्क विद हिज सर्वेंट होगा, टू मच वर्क फॉर हिज सर्वेंट होगा, राइट। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। अ मास्टर शुड नेवर इम्पोज टू मच वर्क विद हिज सर्वेंट, राइट। तो अपने सर्वेंट से बहुत ज़्यादा काम इम्पोज नहीं करना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। द ड्राइवर डिड नॉट एक्सेड एट द डिमांड ऑफ द पीपल as he was aware of the risk involved in it। तो राइट, दो ड्राइवर है, द ड्राइवर डिड नॉट एक्सीड। अब यहाँ आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है या फिर ये सही तरीके से यूज़ किया गया है। सो डिड नॉट एक्सीड एट द डिमांड नहीं होगा, डिड नॉट एक्सीड टू द डिमांड होता है, राइट। एक्सीड टू होता है, एट नहीं होगा, टू, राइट। सो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, one good thing about Consumer Protection Act for doctors is that it does not equate genuine errors of judgment with negligence, right। तो ये किसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, इफ डज नॉट इक्वेट जेन्युइन एरर्स ऑफ जजमेंट विद नेग्लिजेंस, राइट। सो आपको बताना है इफ डज नॉट इक्वेट जेन्युइन एरर्स ऑफ जजमेंट विद नेग्लिजेंस, तो यहाँ पर ये करेक्ट यूज़ करा गया या नहीं, इज नॉट इक्वेटेड। तो देखिए डज नॉट इक्वेट, ये बिल्कुल ठीक है, राइट। तो डज नॉट इक्वेट होगा, डज नॉट। अब देखिए इसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, इक्वेट नॉट जेन्युइन एरर्स नहीं होगा, इज नॉट नहीं होगा, तो सी चेक करना है बस आपको। डज नॉट नेसेसरली इक्वेट एरर्स ऑफ जजमेंट जेन्युइनली, तो यहाँ पर नहीं होगा, जेन्युइन यहाँ पर ये सही है, कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, ई इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, India's outlook on the world is composing of these various elements। India's outlook on the world is composing of, तो बताना आपको is composing of, ठीक है, these various elements, या फिर is composed of होगा, is composed by होगा, is composed with होगा। सो यहाँ पर आपको बताना है क्या राइट आंसर होगा। सो इन India's outlook on the world is composed of होगा, not composing, is composed of, right, is composed of with the various elements, A is the right answer। Now question number 11, he has now succeeded in overwhelming the grief, right। तो उसको जो ग्रिफ था, जो दुख का जो पूरा उसको ओवरवेलमिंग हो रहा था, ग्रिफ का मतलब होता है दुख, राइट। तो उसको उसने सक्सीड किया, यानी उससे वो बाहर निकल गया, ओवरवेलमिंग जो था ग्रिफ का, उससे वो बाहर निकल गया। तो सक्सीडेड के साथ बताना है, सक्सेसफुल इन ओवरवेलमिंग, सक्सेसफुल टू ओवरवेलम, सक्सीडेड टू ओवरवेलम, या सक्सीडेड इन ओवरवेलमिंग होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। सक्सीडेड इन ओवरवेलमिंग का, अब देखिए ओवरवेलमिंग का मतलब होता है कि एक साथ कोई बहुत ज़्यादा एक साथ आपके अंदर विचार उठ जाते हैं, उसको बोलते हैं ओवरवेलमिंग। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को समझो, वो क्या कहना चाह रहा है कि वो अपने दुख से बाहर निकल गया, यानी उसने अपने दुख के ऊपर
काबू कर लिया, जो उसके अंदर दुख था उससे वो बाहर निकल गया, यानी उसने ओवरकम किया, सक्सीडेड इन ओवरकमिंग द ग्रिफ। अगर आपको ग्रिफ का मतलब नहीं पता, ओवरवेलमिंग का मतलब नहीं पता, तो आपके लिए यहाँ पर एरर हो सकती है, क्योंकि सक्सीडेड के साथ इन आया है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग आना चाहिए। ओवरवेलमिंग का मतलब मीनिंग क्या होता है, ग्रिफ का मतलब क्या होता है, ग्रिफ का मतलब होता है सॉरो, दर्द, दुख, पेन, राइट। तो ओवरवेलमिंग की जगह ओवरकमिंग होगा, राइट, ओवरकमिंग। ओवरकमिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बाहर निकल जाना, ओवरकमिंग, राइट। डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, it is with a heavy heart I pen these few lines, I pen these few lines का मतलब होता है I write these few lines to condole for you on the death of your beloved mother। यानी वो कह रहा है कि अपने जो दुख भरे दिल से मैं ये जो लाइनें आपके लिए लिख रहा हूँ, कंडोल का मतलब क्या है, अपनी सद्भावना या अपना दुख या अपना जो दर्द है वो भी प्रकट कर रहा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, कंडोलेंस आप देते हो, कंडोल फॉर यू ऑन द डेथ ऑफ योर मदर, राइट। सो कंडोल विद यू होगा, कंडोल अपॉन यू होगा, कंडोल विद यू, कंडोल फॉर यू। अगर आपको यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन बताना है, हमें यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन करेक्ट तरीके से रखा है, कंडोल विद यू इन डेथ ऑफ योर मदर, कंडोल फॉर की जगह विद होगा, कंडोल विद यू इन द डेथ ऑफ योर बिलवेड मदर इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द ऑफिसर हैड टिगर्ड अ कंट्रोवर्सी। तो टिगर्ड का मतलब है कि ऑफिसर ने कोई कंट्रोवर्सी को बढ़ा दिया था। ऑफिसर हैड टिगर्ड अ कंट्रोवर्सी बाय चार्जिंग हिज सुपीरियर्स बाय इग्नोरिंग हिज वार्निंग, यानी उसने वार्न किया, राइट, उसकी वार्निंग्स को इग्नोर करने के बाद उसने अपने सुपीरियर्स को चार्ज कर दिया, बाय चार्जिंग हिज सुपीरियर्स बाय इग्नोरिंग हिज वार्निंग। सो बाय चार्जिंग हिज सुपीरियर्स विद इग्नोरिंग होगा, विद चार्जिंग हिज सुपीरियर्स बाय इग्नोरिंग होगा। देखिए, बाय चार्जिंग हिज सुपीरियर्स ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है, तो बाय चार्जिंग हिज सुपीरियर्स कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये गलत हो जाएंगे, फॉर चार्जिंग हिज सुपीरियर्स नहीं होगा, राइट। और उसके साथ बाय इग्नोरिंग होगा या विद इग्नोरिंग हो, तो चार्ज क्यों किया गया उसने अपने सुपीरियर्स को, विद इग्नोरिंग हिज वार्निंग, राइट। सो यहाँ पर विद आ जाएगा, विद इग्नोरिंग हिज वार्निंग, सो ए इज द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस। कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है किसी को बधाई दे देना। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अब कॉम्प्लीमेंटेड के साथ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेड हिम फॉर हिज सक्सेस होगा या फिर फॉर की जगह अबाउट, ऑन, एट, टू, राइट। तो आपको बताना है कॉम्प्लीमेंटेड ऑन हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस के लिए एग्जामिनेशन में उन्होंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया। सो बी इज द राइट आंसर, राइट, B is the right answer. Now question number 15. People do not like others to encroach on their freedoms. तो people do not like others, दूसरों को पसंद नहीं करते, क्यों, to encourage, right, 2 plus V1, to encourage on their freedom, right. So encouragement होगा, right, to या others for encouragement या others encouraging होगा। तो ये इसका मतलब है कि पीपल डू नॉट लाइक, लोग दूसरों को पसंद नहीं करते उनकी फ्रीडम को लेकर इनकरेज करे कोई, तो टू एनकरेज ऑन देयर फ्रीडम। सो ई ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, एवरी एक्टिविटी कैन बी क्लासीफाइड बाय 2 ग्रुप्स। तो कोई भी जो भी एक्टिविटी, प्रत्येक एक्टिविटी को 2 ग्रुप्स के द्वारा क्लासीफाइड किया जा सकता है। कैन बी क्लासीफाइड बाय 2 ग्रुप्स, नेमली मेंटल और फिजिकल। तो कोई भी एक्टिविटी है उसको 2 ग्रुप में बांट दिया, मेंटल और फिजिकल। तो यहाँ पर बताया कैन बी क्लासीफाइड बाय, तो कैन बी क्लासीफाइड बाय, क्लासीफाइड इनटू होगा, राइट। क्या होगा, तो जब भी आप करते हैं ना डिवाइड इनटू, क्लासीफाइड इनटू, तो बाय नहीं होता, क्लासीफाइड इनटू। 2 ग्रुप में हर एक एक्टिविटीज़ को आप बांट सकते हो, राइट। तो बहुत बेसिक सा है, क्लासीफाइड, डिवाइड, बिटवीन, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये काफ़ी बेसिक वर्ड्स होते हैं जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है, राइट। तो कैन बी क्लासीफाइड इनटू, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बीइंग forewarned on the lack of transport I hired a cycle, राइट। तो अब आपको बताना है forewarned on the lack of transport I hired a cycle। तो अब आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, I was forewarned on होगा, on being forewarned on होगा, राइट, being forewarned about होगा। सो इसमें जो राइट होगा ना, being forewarned about,
वो किस लिए साइकिल को हायर करा गया, क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, बीइंग फोरवार्न्ड अबाउट लैक ऑफ साइकिल। सो राइट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सिनेमा कैन नॉट compete इन द लग्जरी ऑफ वॉचिंग अ DVD एट होम। तो इसमें बोला गया है कि जो सिनेमा है वो compete नहीं कर सकता, यानी कंपटीशन में नहीं आ सकता। किसके लिए? द लग्जरी ऑफ वॉचिंग, जो आराम DVD देखने को मिलता है घर पे, राइट। सो नाउ द टाइम इज चेंज्ड। अब हम क्या देखते हैं, अब हमारे पास और OTT प्लेटफॉर्म हो गए, ओवर दी हॉरिजॉन, राइट। सो अब DVD का भी टाइम चला जा चुका है, अब इंटरनेट आ गया। तो हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। सिनेमा कैन नॉट कम्पीट, अब बताना है कि कैन नॉट कम्पीट इन होगा, कम्पीट फॉर होगा, कम्पीट विद होगा। तो सिनेमा किसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता? जो लग्जरी या जो आराम DVD को देखने पे मिलता है घर पे, तो कम्पीट के साथ विद आता है, कैन नॉट कम्पीट विद। तो जब भी आप कम्पीट के साथ राइट प्रीपोजिशन लिखोगे तो उसके साथ लिखोगे विद, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सो डी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल द एलिगेशंस का मतलब होता है जो आरोप लगाए जाते हैं। ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। जो भी आरोप उसके मतलब उसके ऊपर लगाए गए हैं वो सारे बेसलेस हैं, यानी उनका कोई अर्थ नहीं है, राइट। तो ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम वर फाउंड टू बी बेसलेस। तो लेवल्ड अगेंस्ट होगा या लेवल्ड फॉर होगा, राइट। तो आपको बताना है लेवल्ड अगेंस्ट, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, लेवल नहीं होता है, पहली बात लेवलिंग विद नहीं होगा, लेवल्ड अगेंस्ट हिम होगा, राइट। सो ये कोई एरर नहीं है, दिस इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। काउंट ऑन हिम का मतलब है कि आई ऑलवेज डिपेंड अपॉन, किसी के ऊपर डिपेंड रहना, राइट। सो आई ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। तो ये कहना चाहता है स्पीकर कि मैं उसके ऊपर डिपेंड रहता हूँ डिफिकल्टी के समय। काउंट एट हिम नहीं होता है, काउंट ऑन ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पर काउंट ऑन दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, लेकिन ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑन एक प्रीपोजिशन है। जैसे काउंट ऑन जो होता है ना, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। क्या होती है? फ्रेजल वर्ब। क्योंकि काउंट एक वर्ब है, काउंट का मतलब होता है गिनना। अगर काउंट के साथ अगर आप ऑन लिख देते हो, ऑन प्रीपोजिशन लगा देते हो, इसका मतलब होता है डिपेंड हो जाना, यानी टोटली मीनिंग। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, काउंट के साथ आप लगा क्या रहे हो? प्रीपोजिशन ही तो लगा रहे हो, और प्रीपोजिशन कभी अकेला नहीं आता है। ये हमने अपने थ्योरी के हर एक लेक्चर में पढ़ा है। प्रीपोजिशन के साथ हमेशा नाउन होता है, और जो ये नाउन प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, ये नाउन ऑब्जेक्ट होता है इस प्रीपोजिशन का, जो इसके साथ वो आया है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जो भी आप प्रोनाउन यूज करोगे वो सारे प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। किसमें? ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। सो इसीलिए काउंट ऑन के बाद ही नहीं आएगा, हिम आएगा। काउंट हिम ऑन नहीं होगा, ये गलत स्ट्रक्चर है, काउंट विद हिम नहीं होता है। सो इसमें कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आई कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हिम, डिपेंड के साथ अपॉन आ जाता है, आई ऑलवेज डिपेंड, या फिर हम काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। सो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ही प्रिजर्व्ड एंड सक्सीड टू द फेस ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। तो यानी उसने सारे ऑब्स्टिकल्स को सक्सीडली क्या कर दिया? पार कर दिया। फेस ऑफ का मतलब होता है कि किसी से भिड़ जाना, राइट। फेस ऑफ करना नहीं होता कि मैं आपसे लाइट मिलूंगा, या फिर किसी ऑब्स्टिकल को फेस ऑफ करना का मतलब उसको कर दिखाना या भिड़ जाना, राइट। तो इन फेसिंग ऑल होगा, तो इसमें आप बताना है कि कौन सा राइट प्रीपोजिशन होगा। तो ही प्रिजर्व्ड एंड सक्सीड इन फेसिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स। तो यार राइट यहाँ पर होगा, फेस ऑफ यहाँ पर गलत तरीके से दिया हुआ है, फेसिंग इन फेसिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स। तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जितने भी बाधाएं थी, उन्होंने उसको सक्सीड कर लिया, ऑल द ऑब्स्टिकल्स। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, दे टेंड टू रिले ऑन, अगेन tend to rely on uncircumfluous elements which are most likely to ditch them.
राइट। तो वो अनस्क्रपलेस एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड होते थे। रिले ऑन का मतलब भी अगेन होता है डिपेंड होना, डिपेंड होते थे जो विच आर, अब विच किसके लिए, इन्हीं एलिमेंट्स के लिए बोला गया है जो उनको डिच कर सकते थे। डिच, टू डिच देम का मतलब होता है कि धोखा दे सकते थे, राइट, टू डिच। अब जाहिर सी बात है रिले ऑन का मतलब होता है, और टेंड टू रिले ऑन, वो उन पर अपनी निर्भरता शो करते थे, राइट। तो टेंडेंसी टू बी रिलेड ऑन, यहाँ इसका कोई कॉन्टेक्स्ट का यूज़ नहीं दिख रहा है, तो टेंड टू रिले एट नहीं होता है, रिले ऑन ही होता है, राइट। रिलेड बाय नहीं होगा, रिले अपॉन नहीं होगा। सो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट। सो देर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इज द राइट आंसर। डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, डिस्पाइट ऑल माई एफर्ट्स। अब डिस्पाइट के साथ क्या हो जाता है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लिख देते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं आता, याद रखिएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इन स्पाइट ऑफ आता है, इन स्पाइट ऑफ, राइट। इन स्पाइट के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। तो डिस्पाइट ऑल माई एफर्ट्स आई कुड नॉट प्रिवेल हिम टू अटेंड नेक्स्ट वीक्स कॉन्फ्रेंस, यानी सारे मेरे एफर्ट्स के बावजूद भी आई कुड नॉट प्रिवेल हिम, वो उसे नहीं रोक पाए, टू अटेंड नेक्स्ट वीक कॉन्फ्रेंस, राइट। सो आई वॉज नॉट एबल टू प्रिवेल होगा। अब आपको इसमें सही आंसर बताना है क्या होगा। कुड नॉट प्रिवेल होगा, कैन नॉट प्रिवेल होगा। तो जब भी आप देख रहे हो डिस्पाइट माई ऑल एफर्ट्स आई कुड नॉट प्रिवेल, राइट। सो इसमें होगा आई कुड नॉट प्रिवेल, राइट। तो इसमें कोई एरेक्शन करने की ज़रूरत है, प्रिवेल हिम टू अटेंड द नेक्स्ट वीक, तो इसमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये बिल्कुल सही लग रहा है, कुड नॉट प्रिवेल होगा। सो आई नहीं होगा, बस यहाँ पर आई की ज़रूरत नहीं है, डिस्पाइट ऑल माई एफर्ट्स कुड नॉट प्रिवेल हिम। सो आई हटा देंगे, बाकी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही रहेगा, सी इज़ द राइट आंसर, आई नहीं लिखेंगे बस। कंपनी पॉलिसी डज नॉट परमिट एम्प्लॉयज़ टू एंगेज दिस काइंड ऑफ डील्स। तो देखिए, कंपनी पॉलिसी डज नॉट परमिट, जो कंपनी की पॉलिसी है वो परमिट नहीं करती है एम्प्लॉयज़ को इंगेज रहना, किसमें, दिस काइंड्स ऑफ डील्स। तो अब आपको बताना है दीज काइंड होगा या दिस काइंड होगा, राइट। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इंगेज हो रहा है, अब अगर आप इसको नाउन लेके चल रहे हो, राइट, काइंड्स ऑफ डील्स, किस काइंड की डील्स की बात कर रहे हैं, इस ऐसी डील्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस नहीं होगा, दीज होगा। यहाँ से तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, दीज काइंड ऑफ डील्स, राइट। सो लेकिन क्या आंसर होगा, इन दिस काइंड ऑफ। अगर आप यहाँ पर देखिए दिस यूज़ करना चाहते हो, दिस यूज़ करना चाहते हो, तो ये जो काइंड्स आया है ये नाउन है, राइट। ये नाउन है, तो इससे पहले आपको कोई प्रीपोजिशन लाना पड़ेगा। तो कोई प्रीपोजिशन लाने के लिए इन आ सकता है, इन दीज आ सकता है, विद दीज आ सकता है, फॉर दीज आ सकता है। तो अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें, कंपनी डज नॉट परमिट एम्प्लॉयज टू एंगेज इन दिस काइंड्स ऑफ डील, तो यहाँ पर जो राइट होगा इन दिस काइंड्स ऑफ डील, ऐसी किसी डील में कंपनी नहीं चाहती दिस काइंड ऑफ डील्स, राइट। तो यहाँ पर काइंड्स भी नहीं आएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि आप काइंड सिंगुलर रख रहे हो, दिस काइंड ऑफ डील दिस रख रहे हो, राइट। तो अगर दिस के साथ देखिए, यहाँ पर देखिए इन, बिल्कुल इनके साथ आएगा दिस काइंड ऑफ डील्स, राइट। सो जब भी आप ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन लगाते हो, प्लूरल नाउन लगाते हो, तो उससे पहले वाला जो होता है हमारा सिंगुलर आता है, तो इन दिस काइंड ऑफ डील्स होगा, ए इज द राइट आंसर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 25, ही फर्मली बिलीव्स ऑन पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। तो वो बात कर रहा है कि वो किस पे भरोसा करता है, ही फर्मली बिलीव्स ऑन, तो फर्मली बिलीव्स इन होगा, बिलीव्स फर्मली विद होगा, तो बिलीव्स के लिए आता है ही फेथ इन, ही फर्मली बिलीव्स इन, फेथ इन, तो याद रखिएगा बिलीव्स के साथ इन लगता है, ही फर्मली बिलीव्स इन पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन पे वो भरोसा रखता है। सो ए इज द राइट आंसर। 26, इट्स मेंबर्स वर डिबैरेड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। तो किसी की बात हो रही है कि उसके जो मेंबर्स हैं, किसी पार्टी के मेंबर्स हो सकते हैं, डिबैरेड का मतलब है उनको मना कर दिया गया है इलेक्शन लड़ने के लिए। कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन का मतलब है कि इलेक्शन लड़ने से उनको मना कर दिया गया है। सो डिबैरेड के साथ बताना है कि डिबैरेड के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, डिबैरेड टू कॉन्टेस्ट आएगा, डिबैरेड टू गो टू कॉन्टेस्ट आएगा, तो क्या आंसर होगा। सो डिबैरेड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, तो बिल्कुल सही है, इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया, तो कोई इसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ई इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इन इट्स फाइनल डिसीजन द कोर्ट रूल्ड दैट ऑल द एलिगेशंस लेवल्ड फॉर द अक्यूज्ड वर फॉल्स एंड बेसलेस। तो ये अभी लेवल्ड के साथ अभी हम पढ़ के आए हैं।
इन इट्स फाइनल डिसीजन, किसी अपने फाइनल डिसीजन के अंदर कोर्ट ने रूल्ड किया, राइट, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, राइट, सब पास किया कि एलिगेशंस जो उसके ऊपर लगे गए हैं वो सारे फॉल्स और बेसलेस हैं। तो लेवल्ड अप, लेवल्ड अगेंस्ट होगा, अभी हमने पढ़ाई है। अगर आपने इसको गलत किया तो इसका मतलब आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट द होगा, एलिगेशंस लेवल्ड विद द होगा, एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट द होगा। सो देखिए ए पार्ट और सी पार्ट में किसका अंतर है? बस एलिगेशन और एलिगेशंस का अंतर है, बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर सेम है। जल्दबाजी की आप क्वेश्चन गलत करोगे। तो अब कैसे ऑल आया है, तो ऑल के लिए आप प्लूरल वर्ड लोगे, एलिगेशंस होगा, नॉट एलिगेशन, राइट। सिर्फ एक वर्ड की वजह से हमारा एक ही जगह सी हो गया, ध्यान से देखना है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चंस को आंसर करो तो देखो कि कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है ऑप्शन सेम है तो डिफरेंस देखने की कोशिश करो। वहाँ सिंगुलर नाउन था, यहाँ प्लूरल नाउन है, लेकिन ऑल लगा है, क्वांटिफायर ऑल है, इसके लिए प्लूरल नाउन होगा, राइट। तो लेवल्ड के साथ क्या लगता है? अगेंस्ट लगता है, तो इसीलिए 4 नहीं होगा, अगेंस्ट होगा, right? So C is the right answer. Now question number 28. Problems faced by the common man can be classified. अब classified को लेकर अभी डिस्कस किया है, classified in several categories होगा या classified into होगा। So can be classified into several categories. So B आंसर होगा, classified के बाद by नहीं into होता है, right? रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। योर बोनस विल डिपेंड, अब किस पे डिपेंड करता है? द डिपेंडेंट द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। तो आपका बोनस डिपेंड करेगा आपके वर्क की क्वालिटी के ऊपर, राइट। सो विल डिपेंड, डिपेंडेबल होगा, डिपेंड्स ऑन होगा, बीइंग डिपेंडेंट होगा, गोइंग टू डिपेंड होगा, आपको बताना है। योर बोनस, अब देखिए ये विल हटा देंगे यहाँ पर, योर बोनस डिपेंड करता है, आपका बोनस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। तो आपका बोनस डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर, राइट। तो ये पहले ही बता देते हैं ना कि आपको इंक्रीमेंट तब आपके काम की क्वालिटी को देख के मिलेगा, आपके काम की क्वालिटी को देख के आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर हम इसको सिंपल टेंस में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि ये फैक्ट है। इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी कैन क्लासीफाई इनटू, देखिए अब आपको बताने की क्या है यहाँ पर, क्लासीफाई इनटू। अब जाहिर सी बात है कैन बी क्लासीफाइड होगा, क्योंकि इनहेबिटेंट ऑफ द लोकेलिटी कैन बी क्लासीफाइड इनटू ओनली 2 ग्रुप्स, नेमली द पुअर एंड द वेरी पुअर। ये पैसिव फॉर्म में लिखा है कैन बी क्लासीफाइड, क्योंकि ये किसी ना किसी के द्वारा क्लासीफाई किए गए हैं, क्लासिफाइड बाय समवन, और वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसीलिए इसको पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। या ऑल ओवर ये ठीक है, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म है, लेकिन क्लासिफाई किसी के द्वारा किए गए हैं। अब वो किसके द्वारा किए गए ये मेंशन नहीं है, इसीलिए हमने इसको पैसिव फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैन बी क्लासिफाइड। सो वेरी इजी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस टफ नहीं था। 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने थ्योरी में अच्छे से पढ़ लिए हैं। सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्टेक्स्ट, जो हमारे टॉपिक्स हैं, कॉन्टेक्स्ट है, उस पर रिपीट होते हैं, बस थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज हो गई। अब क्लासिफाइड को ही देख लीजिए, अब 3 क्वेश्चंस आ गए, राइट। और ज़रा आपको और बताते हैं हम, डिपेंड्स ऑन, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्लासिफाइड अगेन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, राइट। तो अब लेवल्ड पे आ गया, एलिगेशंस लेवल्ड हो गया, तो 2 क्वेश्चंस हमें इसको देखने को मिल गए 30 के अंदर। यानी आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट आपसे बार बार एग्जामिनर रिपीट करवाता है, इसीलिए जो प्रीपोजिशंस आपके साथ शेयर करे गए, चाहे वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो और भी दूसरी तरीके के प्रीपोजिशंस हो, उनको अच्छे से पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे एग्जामिनर में पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चंस आपके थ्योरी के ऊपर जो बेस्ड है वो थ्योरी आपको आती है, याद है, क्योंकि बहुत सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, नाउन के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन है क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर में आते हैं, आपसे एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको ठीक करना है बिना किसी एरर के। बाकी के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।
आपका होमवर्क जो देते हैं उनको रेगुलर करिए, रेगुलर बेसिस पे अपना होमवर्क करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, थ्योरी को रिवाइज करिए। इजी इंग्लिश में आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, राइट। सो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।